हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ नंबर 12, जिसका नाम है पादप में जनन। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम अलैंगिक जनन के विषय में सीख चुके हैं और आज का जो अपना विषय है वह है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है और यह किस प्रकार से अलैंगिक जनन से भिन्न है, यह सब जानकारी हमें आज के पाठ से प्राप्त होगी। तो आइए सीखते हैं अपने आज के पाठ को। प्यारे बच्चों, पाठ पादप में जनन संबंधित है कि किस प्रकार से पादप में जनन होता है, वह कौन सी विधियां हैं जो पादप अपनाते हैं। दो प्रकार की विधियां हैं जिनके द्वारा पादप जनन करते हैं, एक है अलैंगिक और दूसरी लैंगिक। और अब तक हम अलैंगिक जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह है लैंगिक जनन से संबंधित। लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, वह किस प्रकार अलैंगिक जनन से भिन्न है और किस आधार पर हम पुष्पों को वर्गीकृत करते हैं, यह सब जानकारी हम आज के पाठ में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे लैंगिक जनन की परिभाषा और अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन का अंतर। प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं और इसमें दो जीव की सहभागिता होती है। आप जानते हैं कि लैंगिक जनन में बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। अब आप सोचिए, ये बीज इतने काम के हैं जिनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं और सिर्फ फल को खा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह बीज ही वह स्रोत है जहाँ पर नए जो पादप हैं उनका अंकुरण संभव हो पाता है। और आइए अब सीखते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में जनन की प्रक्रिया कायिक अंगों के द्वारा होती है, जबकि लैंगिक जनन में यह प्रक्रिया जनन अंगों के द्वारा की जाती है। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीज के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीज के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये हमने सीखी लैंगिक जनन की परिभाषा और किस प्रकार से लैंगिक जनन भिन्न होता है अलैंगिक जनन से। और आइए अब सीखते हैं किस प्रकार से हम पुष्पों को वर्गीकृत करते हैं। और यह वर्गीकरण आधारित होता है कि यह जो पुष्प हैं उनमें एक लिंग या दोनों ही लिंग पाए जाते हैं, यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग यह अलग अलग पाए जाते हैं या एक साथ एक ही पुष्प में पाए जाते हैं या एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। और इसी के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं पुष्पों को एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प के वर्ग में। तो आइए सीखते हैं एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प के वर्गीकरण। जबकि नए पादप का बीजों से प्राप्त होना लैंगिक जनन कहलाता है। और आज हम लैंगिक जनन के विषय में ही चर्चा करेंगे। बच्चों, आप यह तो जानते हैं कि पुष्प पादप में क्या कार्य करते हैं। बिल्कुल सही, पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं, यानी पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। ये कैसे संभव होता है? क्योंकि पुष्प के पास जनन अंग होते हैं। वह दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है नर जनन अंग, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, और दूसरा होता है मादा जनन अंग, जिसे स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। और आज हम इन्हीं की विशेषताओं के बारे में सीखने वाले हैं कि पुंकेसर के होने या स्त्री केसर के होने से पुष्प क्या कहलाएगा
और दोनों ही हों तो क्या कहलाएगा। यानी हम सीखेंगे पुष्प के प्रकार के विषय में, और वह प्रकार आधारित होगा पुंकेसर या स्त्री केसर की उपस्थिति पर। और इसी आधार पर पुष्प को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक होगा एकलिंगी पुष्प और दूसरा कहलाएगा द्विलिंगी पुष्प। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं क्या होता है एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एकलिंगी पुष्प के विषय में। एकलिंगी पुष्प की यदि परिभाषा की बात करें तो प्यारे बच्चों, ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित हो, ऐसे पुष्प एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। यानी बच्चों, केवल इस क्रियाकलाप की सहायता से आप पहचान पाएंगे कि पुंकेसर में परागकोश और तंतु उपस्थित हो, वह पुष्प एकलिंगी पुष्प कहलाएगा। प्यारे बच्चों, पुंकेसर नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। और उदाहरण के लिए मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में लगने वाले पुष्प एकलिंगी पुष्प होते हैं। और आइए अब सीखते हैं क्या होते हैं द्विलिंगी पुष्प। और इसकी परिभाषा होगी कि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही जनन अंग उपस्थित होते हैं, वह पुष्प द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और इन पुष्पों के उदाहरण हैं सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे। इन पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। तो बच्चों, पुंकेसर और स्त्री केसर अति महत्वपूर्ण है। हम कैसे पहचानें एक पुष्प में कि यह कैसे नजर आते हैं? तो आइए यह पहचान हम सीखेंगे एक चित्र की सहायता से। यानी हम बना करके देखेंगे कि पुंकेसर कैसा दिखेगा यदि पुष्प में आप पहचाने, और स्त्री केसर कैसा नजर आएगा। पहले हम बना रहे हैं पुंकेसर। यह जो हमने बनाया इसको हम कहते हैं पुतंतु, यानी वह तंतु जो बाहर आपको निकला हुआ नजर आएगा और उसके ऊपर इस प्रकार से परागकोश बना हुआ मिलेगा। अब प्रश्न आएगा कि क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? तो आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं। ऊपर जो आपको अलग से चमकीले रंग का निकला हुआ नजर आता है वह होता है परागकोश। अब इस परागकोश का क्या इस्तेमाल है, यहाँ क्या कार्य होता है? तो बच्चों, परागकोश में परागकण होते हैं और यही परागकण नर युग्मकों को बनाते हैं। यानी यह परागकण को स्टोर करने का स्थान है परागकोश, और परागकोश स्थित होता है पुंकेसर में, और पुंकेसर लगा होता है पुतंतु पर, और पुतंतु और परागकोश मिलकर बनाते हैं नर जनन अंग, यानी पुंकेसर। पुंकेसर जो नाम है वो नर जनन अंग का नाम है। ये हमने क्या बनाया? पुंकेसर। और अब हम बनाएंगे स्त्री केसर, ताकि हमें अलग से पहचान हो जाए कि जब भी आप कोई पुष्प देखें तो आप पहचान सकें कि इसमें नर जनन अंग उपस्थित है अथवा मादा जनन अंग उपस्थित है, या दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं। और इन्हीं के आधार पे हमने पुष्पों को एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प के रूप में चिन्हित किया है। और ये हमने बनाया स्त्री केसर। एक पुष्प में आपको इस प्रकार से स्त्री केसर नजर आएगा। यह हरे रंग में ज़्यादातर आपको नजर आता है। और बच्चों, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं? तो बच्चों, स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय नामक भाग पाए जाते हैं,
और ये तीनों मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। और अब हम यहाँ चित्र बनाएंगे स्त्री केसर के अंडाशय का एक खुला हुआ रूप, ताकि हम देख सकें किस प्रकार से अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की संरचनाएं यदि आप इसको काट करके देखेंगे तो इस प्रकार की संरचना आपको अंडाशय में नजर आएगी और इन संरचना को हम कहते हैं बीजांड। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण इसी बीजांड में होता है। और जब लैंगिक जनन होता है तो नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। तो ये हमने बनाया एक खुला हुआ अंडाशय का चित्र। किसी भी पुष्प के स्त्री केसर को यदि आप इस प्रकार से काट करके देखेंगे तो आपको यह संरचना आसानी से नजर आएगी। स्त्री केसर किसी पुष्प में अकेला भी उपस्थित हो सकता है तो वह पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित हों या अलग अलग पुष्पों में ये उपस्थित हों। तो अगर एक ही पुष्प में दोनों ही जनन अंग उपस्थित हैं तो वह पुष्प क्या कहलाता है? द्विलिंगी पुष्प। और हम यहाँ सीख रहे हैं किस तरीके से हम एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचान सकते हैं। वह कौन सी संरचना हमने देखनी है। ये हमने बनाया अंडाशय। और यहाँ जो बनी है ये होती है इसकी वर्तिका। और वर्तिका के साथ ऊपर स्थित होता है वर्तिकाग्र। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय मिलकर के निर्माण करते हैं स्त्री केसर का। तो अब आप इनके सभी नाम आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ये तीनों मिलकर के बनाते हैं स्त्री केसर। और स्त्री केसर होता है मादा जनन अंग। पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन अंग होते हैं। ये हमने क्या सीखे कि हम किस प्रकार से पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचान सकते हैं। और बच्चों, आपको पता ही है परागकोश क्या कार्य करते हैं। बिल्कुल सही, अभी हमने सीखा था परागकोश में पाए जाते हैं पराग कण। और पराग कण ही मिलकर के नर युग्मकों को बनाते हैं। और नर युग्मक मादा युग्मक के साथ युग्मन से युग्मनज बनाते हैं। तो ये था अपना क्रियाकलाप। और इस क्रियाकलाप की सहायता से हमने सीखा कैसे पहचाने जनन अंग को। और इन्हीं जनन अंग के आधार पर हम पुष्पों को चिन्हित करते हैं एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प के रूप में। और ये हमने किया क्रियाकलाप एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प के अंतर को समझने के लिए। और साथ ही हमने सीखा किस प्रकार से हम पुष्प के अंदर पहचान सकते हैं कि है पुंकेसर है या स्त्री केसर है। और प्यारे बच्चों, अब प्रश्न आता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार से मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। आइए सीखें क्या होता है परागण। प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन में परागण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परागण क्या होता है, किस प्रकार से होता है और क्या परागण के भी कोई प्रकार होते हैं, आइए सीखते हैं। बच्चों, परागण को सीखने के लिए हम यह क्रियाकलाप करके देखते हैं। हम बनाएंगे पुष्प में परागण। साथ ही बच्चों, प्रश्न आता है कि परागण की परिभाषा क्या होगी। तो परागण की परिभाषा बच्चों कि पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। और यह प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, या तो उसी पुष्प में या एक से दूसरे पुष्प में।
और इसी आधार पर हम करते हैं परागण का वर्गीकरण। बच्चों, परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण दो प्रकार से हो सकता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है, जिसका हम अभी चित्र भी बना रहे हैं। यह चित्र बच्चों, हम पुष्प का चित्र बना रहे हैं और साथ ही उसमें दर्शाए जा रहे हैं पुष्प के जनन अंग, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर। यहाँ हम बच्चों दो पुष्प बनाएंगे ताकि हमें समझ आ सके कि किस प्रकार से स्वपरागण और परपरागण की प्रक्रियाएं होती हैं। और परपरागण की प्रक्रिया में बच्चों पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और यह प्रक्रिया कहलाती है परपरागण। और यहाँ हमने दूसरे पुष्प का चित्र भी बना लिया है और इस पुष्प में भी हमने दर्शाए हैं पुष्प के जनन अंग, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर। अब हम अपने पुष्प को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए रंग करते हैं। और अब हम बना रहे हैं पुंकेसर। यह जो हरे रंग से बनाया यह था पुंकेसर, और जो अब बना रहे हैं यह है स्त्री केसर। और ये एक और पुंकेसर, इस पुष्प में भी ये बनाया हमने पुंकेसर का पुतंतु, और ये है स्त्री केसर, और अब है ये पुतंतु जो पाया जाता है पुंकेसर में। ये पुष्प की पत्तियां जो पुष्प को आकर्षक रंग देती हैं, और इस आकर्षक रंग के पुष्प को बड़े फायदे होते हैं। इस रंग के कारण बहुत सारे कीट पतंग पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं और परागण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इसीलिए पुष्प जो है वो बहुत ही चटक और रंग बिरंगे होते हैं। हम यहाँ पुष्प के बड़े ही सुंदर ढंग से लाल रंग से रंग भरेंगे। और अब आपको पता चला होगा कि पुष्प जो है वो सामान्यतः इतने रंग बिरंगे और सुगंध युक्त क्यों होते हैं। बिल्कुल सही, ऐसा कीट पतंग को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। यानी जो जितना सुंदर पुष्प दिखेगा, जितना रंगीन होगा, उतने ही कीट पतंग उस पुष्प की तरफ आकर्षित होंगे। बहुत सारे कीट पतंग पुष्प की सुगंध से आकर्षित होते हैं। बच्चों, यह चित्र बनाना भी आप अवश्य सीखें। पुष्प का चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही चित्र बनाने से हमें याद हो जाते हैं कि पुष्प के कौन कौन से भाग कहाँ कहाँ स्थित होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। इससे हमें सहायता मिलती है अपने प्रश्न की अच्छे से जानकारी प्राप्त करने में, और साथ ही जब हम अपने आसपास पुष्प को देखते हैं तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह पुष्प का कौन सा भाग है और इस पुष्प के किस भाग का क्या कार्य हो सकता है। इसीलिए आप भी इन चित्र को अपनी पुस्तिका में अवश्य बनाएं। यह होगी आपकी खेल खेल में ही शिक्षा। आप अच्छे से और आसानी से सीख पाएंगे कि किस प्रकार से हम चित्र में पुतंतु को दर्शा सकते हैं, हम स्त्री केसर को दर्शा सकते हैं, या
पुष्प के अन्य भागों को दर्शा सकते हैं और उन भागों का क्या कार्य होता है यह भी आप यहाँ आसानी से सीख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि पुंकेसर में परागकोश और तंतु होते हैं और यह दोनों अंग मिलकर के पुंकेसर का निर्माण करते हैं, जो हम अलग से यहाँ दर्शा रहे हैं। ये हमने बनाया वर्तिकाग्र, ये पुंकेसर यानी परागकोश। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। और यह तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि परागकोश में पाए जाने वाले परागकण नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो यह बड़ी ही महत्वपूर्ण और सरलता से प्राप्त होने वाली जानकारी है जब आप यह चित्र बनाएंगे। आइए लिखते हैं नाम हमने चित्र में क्या क्या बनाया उन सभी अंगों के। ये हमने बनाया वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र स्त्री केसर का हिस्सा होते हैं और यह है परागकोश और परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। ये हमने दोनों ही पुष्पों के वर्तिकाग्र के नाम लिखे। जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है स्वपरागण। यहाँ पर इसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुए हैं, इसीलिए यह स्वपरागण कहलाएगा। और जब इस पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाएगी, क्योंकि यहाँ जो परागकण हैं वह दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुए हैं, इसीलिए यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। और यह सब किसमें होता है? पुष्प में, इसीलिए इस चित्र का नाम है पुष्प में परागण। और हमने बनाए परागण के दो प्रकार, स्वपरागण और परपरागण। तो ये था अपना क्रियाकलाप। हमने अच्छे से सीखा स्वपरागण और परपरागण के विषय में। स्वपरागण में उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि परपरागण में एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को हम जानते हैं परागण के नाम से। आइए अब एक नज़र डालते हैं आपने अब तक इस पाठ में क्या क्या सीखा, आपने क्या सीखा में, और साथ ही देखते हैं इस पाठ के प्रमुख शब्द। और इस पाठ के प्रमुख शब्द हैं युग्मक, परागण, परागकोश, युग्मनज, परागकण, स्त्री केसर, पुंकेसर और लैंगिक जनन, जिसके विषय में आज हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की। और इस पाठ में हमने सीखा कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। साथ ही हमने सीखा कि एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं, जबकि द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। और साथ ही बच्चों हमने यह भी सीखा कि नर युग्मक पाए जाते हैं परागकण में और मादा युग्मक पाए जाते हैं बीजांड में। और किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। और परागण के दो प्रकार होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। और स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि
पर परागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। तो यह था अपना आज का पाठ, जिसमें हमने सीखा लैंगिक जनन के विषय में, पुष्पों के वर्गीकरण के विषय में, और हमने सीखा कैसे हम पहचाने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।